नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश चुनाव में जब से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है तब से लगातार तरह तरह की बौखलाहटें हैं और उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने का जो मातम है वह भारतीय जनता पार्टी में कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक मातमी माहौल है। हालत ये है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी के भीतर भूचाल मचा हुआ है। इसका फायदा पार्टी के भीतर के लोग सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार तक कहे जा रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने विधायकों का जमघट लगा लिया, साथ में विधायकों के कुछ सांसद भी पहुंच गए। कहा गया कि ये मुलाकात यूं ही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के भीतर होने लगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पत्रकार जिस तरह से अलबलाए से घूम रहे हैं, उससे बहुत साफ दिखने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में यूपी की जो हार है, या कहें कि यूपी में अनुमान मुताबिक सीटें नहीं मिलने का जो अफसोस है वह इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी गूंज बंगाल तक सुनाई दे रही है। आप सबने शुभेंदु अधिकारी का वह वीडियो देखा होगा जिसमें शुभेंदु अधिकारी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास छोड़ो मोदी जी। सबके सामने इस बात को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हमारा साथ उसका विकास। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर हारने लगेगी, हालांकि अभी तो सरकार में है, खुदा न खास्ता अक्टूबर नवंबर के चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में नहीं जीतती है और सहयोगी दल उससे हाथ खींच लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आखिर बौखलाहट जाएगी कहाँ। योगी आदित्यनाथ शिक्षकों के आगे झुक गए, केशव प्रसाद मौर्य साजिश कर रहे हैं। इधर दिल्ली दरबार से ये सूचना जा रही है कि मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होगा। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में यहाँ तक कहा जा रहा था कि साहब नड्डा तो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं गए हैं, कार्यकाल पूरा हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। तो किस तरह से पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है और इस बौखलाहट के बीच दोस्तों वो चाणक्य कहाँ हैं? चाणक्य दिखाई नहीं दे रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जब जीतती जा रही थी 2014 में चाणक्य यानी अमित शाह का गाना गाया गया। वो मीडिया वाले कहाँ हैं जो दावा ठोक कर बताते थे अमित शाह की अचूक रणनीति। आखिर वह अचूक रणनीति 2024 आते आते चूक क्यों गई? अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ चारों खाने चित्त होती भाजपा दिखाई दे रही है। आखिर इसका फलसफा क्या है? इसका दर्द कितना बड़ा है? यह शुभेंदु अधिकारी आपको बंगाल से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मोदी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है बीजेपी में? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बहुत ताकतपूर्वक रेखांकित करना, जिसको कहते हैं अंडरलाइन करके कहा कि सबका साथ सबका विकास अब नहीं, अब हमारे साथ जो है उसका विकास। यानी जो भाजपा को वोट देगा वो उसका वो विकास करेंगे। वो वोटरों को छांटेंगे, वो गलियां तलाशेंगे कि किन इलाकों में, किन बूथों में, किन शहरों में, किन मोहल्लों में लोगों ने हमें वोट दिया है। और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, जो बीजेपी का साथ नहीं देगा, उसको अब तक बीजेपी दोषद्रोही साबित करती थी, अब विकास के मुख्य दायरे से उसको बाहर कर देगी। इसकी दावेदारी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने, जो बंगाल के बड़े नेता हैं, उन्होंने की है। जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके चाणक्य इस मौन हालत में कैसे पहुंच गए। अभी तो कुछ महीने बीते। 4 जून से पहले तक मोदी जी कहते थे 400 पार, चाणक्य कहते थे ये सभी भ्रष्टाचारी एक हो गए, ये सब धूल धूसरित हो जाएंगे। आखिर ये लोग कहाँ चले गए? चाणक्य की जुबान क्यों नहीं खुल रही है जब योगी की गद्दी कमजोर हो रही है?
क्यों नहीं इस बात पर खुल रही है कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के भीतर के नाराज लोग, विपक्ष नहीं कमजोर कर रहा है, बल्कि इस समय ये बात बड़ी मार्के की है जो अखिलेश यादव ने आज ट्वीट में कहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो पार्टी दूसरे पार्टियों को तोड़ती रहती थी, दूसरे के विधायकों सांसदों को तोड़ती रहती थी, दूसरे पार्टी को खात्मा कर देती थी, वो पार्टी 10 साल के भीतर इस गति में पहुंच गई है साहब कि उसकी पार्टी के भीतर टूटन की हालत आ गई है। और केंद्र तक में तमाम मंत्री जिनका आप सब नाम जानते हैं, वो अक्टूबर के उस परिणाम के इंतजार में हैं कि अक्टूबर में कहां हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार हारती है, बीजेपी हारती है, और बीजेपी के हार के बाद देखिए उनके फन कैसे निकल आते हैं। ये बात इसलिए भी झूठ नहीं नजर आती है क्योंकि एक चीज बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हारी है, जिन सीटों पर हारी है, वो सभी सीटें वो हुआ करती थी जिसके बारे में कहा जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कि हिंदू बोल रहा है। आखिर वो हिंदू कहाँ गए? तो सवाल ये है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत के सुर नहीं दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बल्कि बंगाल से मोदी के खिलाफ भी उतना ही सुर दिखाई दे रहा है जब शुभेंदु अधिकारी चुनौती देते हुए, आखिर आप सबको याद होगा यह मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और जब आज के समय में शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं, अब सिर्फ उनका विकास जो हमारे साथ, इस नारे को पलट देने की कोशिश ही तो बगावत है, और ये बगावत दिखाई दे रही है। सवाल है चाणक्य क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या चाणक्य भी इस बगावत में शामिल है, या चाणक्य को लग रहा है कि अब हमारे दिन खत्म हो गए, और जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अलबला गए हैं कि राजनीति किस दिशा में जा रही है, उसको समझाया कैसे जाए। आखिर जिसको पप्पू कहा करते थे, जो राजकुमार हुआ करता था, उसने ऐसा क्या खेल किया कि अभी उपचुनाव जो हुए हैं 13, उसमें से 10 जीत गए। 12 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। सोचिए उपचुनाव का इतना लोड कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया होगा। यह लोड क्यों लेना पड़ा है? 12 उपचुनाव है, विधायकी का चुनाव है, सरकार आपकी है। पुरानी जो रवायत है उत्तर प्रदेश में राजनीति की, जिसकी सत्ता रहती है वो जीतता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 12 उपचुनावों की वजह से दिल्ली और लखनऊ एक हो गया है? कभी नड्डा बुलाए जा रहे हैं, कभी भूपेंद्र, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, भूपेंद्र चौधरी बुलाए जा रहे हैं। वजह क्या है? इन वजहों को जब समझेंगे आप तो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, केंद्र की राजनीति को भी समझ जाएंगे कि किस तरह से लेके पूरब से लेकर मध्य तक में लगातार बगावतें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कहने लगे हैं कि कभी इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया, बैठे बिठाए मुख्यमंत्री को किनारे कर दिया, केंद्र में बुलाकर भी कोई ढंग का पोजीशन और पद नहीं दिया, और अगर मंत्री बना भी दिया तो वो भी बेचारे बाकी मंत्रियों की तरह हवा में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बगावतें दिखाई दे रही हैं पार्टी के भीतर, ये बता रही है कि आने वाले दिनों में बगावती सुर और बढ़ेंगे। कभी योगी के बहाने, कभी केशव प्रसाद मौर्य के बहाने, कभी शुभेंदु अधिकारी के बहाने, कभी गडकरी के बहाने। ये तमाम बहानों के जरिए पार्टी में बगावती सुर इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि पार्टी की जो नीतियां हैं, अब जैसे लोग कहते थे कि भाई राहुल गांधी पर कोई सवाल नहीं उठाता है, सवाल ये है भाजपाइयों से, भाजपा समर्थकों से कि भाई अब तुम सवाल अपनी मोदी पर, अपने चाणक्य पर, अमित शाह पर क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों नहीं कह रहे हो कि मोदी की गलत नीतियों का, मोदी सरकार की तानाशाही पूर्ण नीतियों का, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पार्टी जो 2002 में 303 पर आई थी वह 250 से भी नीचे रह गई है। ये कहने का साहस किसी एक
कार्यकर्ता में दिखाई दिया, किसी एक विधायक सांसद ने बोला, किसी एक जगह से आवाज उठी और बीजेपी ने उसको जगह दी? अगर नहीं दी तो आप याद रखिए, तानाशाह सिर्फ जनता का नहीं होता है, जनता के ही खिलाफ नहीं खड़ा होता, बल्कि तानाशाह अपने पार्टी के ही सबसे पहले अपने बाजू को, अपने हाथ को, अपने लोगों को काटता है। दुनिया में तानाशाही का इतिहास यह बताता है कि हमेशा तानाशाह सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को ख़त्म करते हैं, अपने नेतृत्व को, अपने सक्सेसर को ख़त्म करते हैं, और वही चीज़ें अब दिखाई देने लगी हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए योगी आदित्यनाथ राज्य के स्तर पर, पार्टी का विश्लेषण कहता है भारतीय जनता पार्टी का कि हार योगी की वजह से नहीं हुई है। योगी ने अयोध्या में ये नहीं किया था कि वहाँ के लोगों को ज़मीन मत दो, वहाँ के लोगों का ढंग से मुआवजा मत दो, लोग विरोध कर रहे हैं तो उन जगहों पर सड़क मत बनाओ, उन दुकानदारों को जगह मत दो, बल्कि ये मोदी सरकार से सीधा दिल्ली से संचालित हो रहा था। तो कार्यकर्ता भी कह रहा है कि जो हार की बड़ी वजह है ये मोदी की नीतियां हैं और योगी का बुलडोजर है। और जब बगावतें शुरू होती हैं तो ध्यान रखिए कि राजनीति सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। जब गिरेंगे आप तो अंदाजा नहीं होगा कि चढ़ती हुई सीढ़ी के बीच वह सांप कहां आ गया है और डस के चला गया है। योगी आदित्यनाथ हूं या फिर कोई दूसरी सरकार, जिस तरह से जनता ने इन्हें चुना है उसी तरह वापस करेगी। और आप यकीन मानिए, मैं अपनी बात खत्म करूंगा उससे पहले एक चीज आपको क्लियर करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के 12 विधानसभा सीटों में से 9 से 10 सीटें योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं जीत पाती है, योगी आदित्यनाथ का काम नहीं जीत पाता है, तो पार्टी के भीतर विपक्षी कुछ नहीं करेंगे, पार्टी के भीतर बगावत शुरू हो जाएगी। और अक्टूबर आते आते न सिर्फ योगी की सत्ता हिल जाएगी बल्कि मोदी की सत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा और भाजपा के भीतर के दूसरे कद्दावर नेता उतनी ही ताकत से दिखाई देंगे। और इस बात की जड़ें आपको अब दिखने लगी होंगी, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उनमें भी ये खबरें चलने लगी हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत। क्या योगी की सत्ता बदलेगी? तो फिर वो सूत्र के हवाले से एक लाइन में लिखते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा है, बल्कि योगी बरकरार रहेंगे, मंत्रिमंडल बदलेगा। तो ये सारे लक्षण ये बता रहे हैं कि किस तरह से जब जनता का जनाधार खत्म होता है तो नेता डगमगाने लगते हैं। और यह जनाधार जो खत्म हो रहा है यह किसी नेता की छवि से नहीं खत्म हो रहा है, बल्कि नेता की पार्टी और उनकी सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से खत्म हो रहा है। और इसीलिए जो योगी सरकार बुलडोजर सरकार के रूप में चर्चित थी, वह लखनऊ के पंत नगर में जब उजाड़ना शुरू करती है तो उसके बाद झुक जाती है। शिक्षकों के सामने ये सरकार झुक जाती है। तो यानी किसान आंदोलन से मोदी सरकार का जो झुकना शुरू हुआ है वह झुकने का सिलसिला तब जाकर रुकेगा जब इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति अपने हाशिए के सर्वोत्तम हालत में पहुंच जाएगी। और इसी का यह लक्षण है कि आने वाले दिनों में योगी मोदी की सरकार पर उनके पार्टी के भीतर बगावतें शुरू होंगी और शुरू हो चुकी हैं। और शुभेंदु अधिकारी का यह कहना बताता है कि विपक्ष को और विपक्षी जनता को, यहाँ तक कि नागरिक समाज को और देश में अमन चैन चाहने वाले लोगों को सावधान अभी से हो जाना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, अगर आप समर्थन नहीं देते हैं, सत्ता में नहीं लाते हैं, तो वो तानाशाही करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। क्योंकि वह साफ कहते हैं मोदी जी के नारे को काटते हुए एकदम क्रॉस, सबका साथ सबका विकास नहीं, हमारा साथ और उनका विकास। यानी जो भाजपा के साथ खड़ा होगा उसके साथ, अगर जो भाजपा के खिलाफ होगा उसके खिलाफ तानाशाही भविष्य में की जा सकती है। इसलिए
नागरिक समाज को, विपक्षी पार्टियों को, सबको इस बात को समझना होगा कि आने वाले समय में ज़्यादा मजबूती के साथ लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल शुभेंदु अधिकारी ने किया है वह हिटलरशाही की औपचारिक भाषा है और इससे सावधान रहने में ही हम सबकी भलाई है।